नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। पहली खबर लखनऊ से सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में सपा पीडीएफ फॉर्मूले से हटकर लड़ेगी चुनाव। जातिगत जनगणना, बेरोजगारी, नफरत होगा चुनावी मुद्दा। जातिगत जनगणना, बेरोजगारी, नफरत होगा चुनावी मुद्दा। पार्टी सांसद डिंपल यादव, अवधेश प्रसाद, इकरा हसन की तैयारी। जनसभाएं कर चुनावी धार देने की हो रही है तैयारी। अखिलेश यादव ने प्रदेश अध्यक्ष जिया लाल वर्मा को सौंपी कमान। वहीं अकेले दम पर चुनाव लड़ने का मंसूबा बना चुकी है समाजवादी पार्टी। तो चुनाव में सपा स्थानीय मुद्दों को देगी हवा। पार्टी सांसद डिंपल यादव और पार्टी के अन्य दिग्गज नेता चुनावी समर की कर रहे हैं तैयारी। जनसभाएं कर चुनावी रण को धार देने की तैयारी। अखिलेश यादव ने प्रदेश अध्यक्ष जिया लाल वर्मा को सौंपी कमान। तो जम्मू कश्मीर में अकेले दम पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है समाजवादी पार्टी। एक तरफ एनसी और कांग्रेस का गठबंधन इंडिया अलायंस के तहत, तो वहीं समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। जम्मू कश्मीर में पीडीए से हटकर चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। बेरोजगारी, स्थानीय मुद्दे होंगे समाजवादी पार्टी की चुनावी धार। सपा पीडीए फॉर्मूले से अलग हटकर लड़ेगी चुनाव। जम्मू कश्मीर में पीडीए से हटकर लड़ेगी चुनाव। जम्मू कश्मीर चुनाव में स्थानीय मुद्दों को समाजवादी पार्टी देगी हवा। जातिगत जनगणना और बेरोजगारी समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। अकेले दम पर चुनाव लड़ने का मन और मंसूबा दोनों ही बना चुकी है समाजवादी पार्टी। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद आसिफ लाइव जुड़ चुके हैं। जो मोहम्मद आसिफ, समाजवादी पार्टी को लेकर जिस तरह से जम्मू कश्मीर के चुनाव की तैयारियां तेज हैं, अकेले दम पे समाजवादी पार्टी अब जम्मू कश्मीर घाटी में चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। ऐसे में मुद्दों की अगर बात की जाए, रणनीति की बात की जाए, तो क्या कुछ रणनीति की तैयारी लखनऊ में चल रही? देखिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी में अगर यूपी की बात करें तो लोकसभा चुनाव में 37 सीटें मिली, इससे जोश काफी आई है और समाजवादी पार्टी अब अपने पार्टी का विस्तार कर रही है। राष्ट्रीय पार्टी के दायरे में लाने के लिए जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के चुनाव में भी अपनी चुनावी विस्तार ठोकने की पूरी तैयारी कर ली है। बात करें जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में अब सपा ने 20 कैंडिडेट की सूची जारी की, साथ ही साथ 4 प्रचारकों की सूची जारी की है। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने यहाँ की नब्ज पकड़ने की कोशिश की है, क्योंकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव को साफ पता है कि यूपी की सियासत कुछ और है और जम्मू कश्मीर की सियासत कुछ और है। लेकिन यहाँ पर अगर राजनीतिक समीकरण की बात करें तो यहाँ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सीधी टक्कर रहती है। पहले तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर गठबंधन कर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को यहाँ से नजरअंदाज कर दिया है। कांग्रेस यहाँ पर समाजवादी पार्टी को गठबंधन में न शामिल करके नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनावी ताल ठोकती है। लेकिन जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक प्लान तैयार किया था, जिया लाल वर्मा को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया और धारा 370 हटने के बाद पहली दफा सपा यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है। और इस तरह से यहाँ के अगर बात करें मुद्दों की, तो मुद्दों को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक अहम प्लान तैयार किया और सपा प्रमुख अखिलेश यादव यहाँ पर जातिगत जनगणना को लेकर और साथ ही साथ जो स्थानीय मुद्दे हैं, इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने नफरत के मुद्दे को लेकर एक हथियार बनाने की कोशिश की है। और इसी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनावी ताल ठोकेगी। और यहाँ पर जिस तरह से मिली जुली लिस्ट तैयार की है समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों की, इसमें जो है मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं।
और साथ ही साथ कुछ बैकवर्ड से भी प्रत्याशी इसमें शामिल किए गए हैं। और इसी मुद्दे पर अब समाजवादी पार्टी एक प्लेयर बनाने का काम कर रही है और जोश हाई होने के चलते जिस तरह से जम्मू कश्मीर में अपना पांव पसार रही समाजवादी पार्टी, भले ही यहाँ पर कितनी सफलता मिलती है यह देखने वाली बात होगी, लेकिन जातिगत जनगणना, नफरत की सियासत और साथ ही साथ बेरोजगारी को अपना चुनावी हथियार बनाकर समाजवादी पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, तो बेरोजगारी तो जम्मू कश्मीर के लिए बेहद अहम मुद्दा है और लगभग सभी पार्टियां इस मुद्दे का जिक्र करती नजर आ रही हैं। सरकारी नौकरियों से लेकर प्राइवेट नौकरियों और टूरिज्म को लेकर भी वहां कुछ खास युवाओं को 370 हटने के बाद भी मिलता हुआ नजर नहीं आया है। ये एक अहम मुद्दा है। लेकिन जातिगत जनगणना की अगर हम बात की जाए तो जातिगत जनगणना जम्मू कश्मीर में किस तरह से प्रभावी हो सकती है? समाजवादी पार्टी ने इसे अपना हथियार बनाया है, लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या लगता है आपको, कितना सफल हो सकता है ये हथियार? देखिए प्रियंका, अगर जम्मू कश्मीर चुनाव की बात करें तो पहले भी बता चुका हूं कि यूपी की सियासत अलग है और जम्मू कश्मीर की सियासत इससे कहीं भी मेल नहीं खाती यूपी की सियासत से, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पर जो अराजकता होती है इससे लोग प्रभावित होते हैं। साथ ही साथ यहाँ आतंकी घटनाएं लगातार होती रहती हैं, सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ होती रहती है। यहाँ पर बेरोजगारी का आंकड़ा भी काफी बढ़ चुका है और साथ ही साथ जो ऐसी तमाम घटनाएं होती हैं जिससे यहाँ पर लोग अशांत रहते हैं, इसको देखते हुए समाजवादी पार्टी ने जियालाल वर्मा से मंत्रणा की और कल ही यानी रविवार को जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक अहम मंथन किया और इस मंथन में यह फैसला लिया गया कि भले ही समाजवादी पार्टी को कितना सफलता मिलती है इसकी परवाह नहीं है, लेकिन यहाँ पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सबसे पहला मुद्दा बेरोजगारी को बनाया है। नफरत के मुद्दे पर यहाँ पर चुनावी दाल फेंकेगी और इसके अलावा जातिगत जनगणना को आधार बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन यहाँ पर जातिगत जनगणना से ज्यादा बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है और इसको लेकर जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कल ही बड़ी तैयारी कर ली। पहले तो 20 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की, फिर 7 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है, जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद, डिम्पल यादव। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। लखनऊ से अगली खबर सामने आ रही है। प्रदेश में बच्चों की मौत पर सरकार को घेरेगी कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी जिलेवार बच्चों की मौतों का जुटा रही है डेटा। जिलों में डिप्थीरिया, गलाघोटू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं आजमगढ़, उन्नाव समेत सभी जिलों से जुटाया गया डाटा। आजमगढ़ में अब तक करीब 10 बच्चों की हुई है मौत। कांग्रेस डेलीगेशन ने आजमगढ़ जाकर रिपोर्ट तैयार की। इस मुद्दे को लोकसभा विधानसभा में उठाएगी कांग्रेस। तो बच्चों की मौत को लेकर सरकार को घेरेगी कांग्रेस। अलग अलग जिलों में जाके डेटा कलेक्ट करने का काम कर रही है कांग्रेस। इसके अलावा बैठक भी की गई है, चर्चा की गई है। आजमगढ़, उन्नाव, इन सभी जगहों पर कांग्रेस ने अपनी सर्वे रिपोर्ट तैयार की है, जिसके आधार पर इस मुद्दे को लोकसभा विधानसभा में उठाएगी कांग्रेस। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद आसिफ लगातार बने हुए हैं। जो मोहम्मद आसिफ, बच्चों की मौत को लेकर जिस तरह से कांग्रेस सरकार को घेरने का मन बना चुकी है और उसको लेकर तैयारियां भी की जा रही है, अलग अलग जिलों में जिस तरह से डेटा कलेक्ट किया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी निकल के सामने आ रही है? कांग्रेस ने एक जो है अहम अभियान चलाया है सरकार को घेरने के लिए, जिसमें जिस तरह से बच्चों की मौत हो रही है, चाहे आजमगढ़ का मामला हो या फिर उन्नाव का, इसको एक नजीर बनाने के लिए कि सरकार कांग्रेस जो है बच्चों की मौत पर गंभीर है, इसको और यही वजह है कि कांग्रेस अब डाटा कलेक्ट कर रही है कि किस जिलों में कितने बच्चों की मौत हुई है, क्योंकि गलाघोटू जैसी बीमारी लगातार बढ़ रही है और बच्चों की मौत हो रही है। आजमगढ़ में 10 बच्चों की मौत, तो उन्नाव में 3 बच्चों की
मौत हुई है और इस मामले में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर और महासचिव अनिल यादव ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आजमगढ़ जाकर और वीडियो भी तैयार किया है। पार्टी इस मुद्दे को लेकर लोकसभा और विधानसभा में भी सवाल उठाएगी कि सरकार जो है बच्चों की मौत पर गंभीर नहीं है, जो बीमारियां फैल रही उसके इलाज का समुचित जो है इंतजाम नहीं है। इसको लेकर कांग्रेस की एक अहम रणनीति बनाई गई है। जिस तरह से उस चुनाव के पहले कांग्रेस लगातार एक्टिव है, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर या फिर बच्चों की मौत को लेकर। आज जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अयोध्या पहुंच रहे हैं, कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़े कर सकते हैं और इन सब के बीच कांग्रेस ने बच्चों की मौत को भी मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश की है और यह कहने की कोशिश की है कि सरकार कानून व्यवस्था के साथ साथ बच्चों की बीमारियों को लेकर भी चिंतित नहीं है। हालांकि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ कल ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किए थे, जिसमें प्रदेश के सभी सीएमओ भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े थे और जिस तरह से बच्चों की मौत हो रही है उस पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर हुए थे। लेकिन इन सब के बीच जो कांग्रेस की रणनीति है, कहीं न कहीं यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि योगी सरकार बच्चों की मौत पर गंभीर नहीं है। आने वाली बात यह होगी कि इस तरह से जो रिपोर्ट कांग्रेस की तैयार की जा रही है कितना प्रभावी रहती है और इससे इसमें जनता का कितना समर्थन मिलता है, यह समय बताएगा। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। लखनऊ से अगली खबर है, पीएम मोदी के जन्मदिन से बीजेपी शुरू करेगी सेवा पखवाड़ा। सेवा पखवाड़ा के तहत विभिन्न आयोजन होंगे पूरे। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा सेवा पखवाड़ा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा सेवा पखवाड़ा। सेवा पखवाड़ा के तहत विभिन्न आयोजन होंगे पूरे। तो पीएम मोदी के जन्मदिन से भारतीय जनता पार्टी का सेवा पखवाड़ा की होगी शुरुआत। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा सेवा पखवाड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से बीजेपी सेवा पखवाड़ा की शुरुआत कर रही है। अलग अलग जिलों में इसको लेकर कार्यकर्ताओं से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गजों को इस बारे में जानकारी और साथ ही साथ जिम्मेदारी भी दी गई है। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक अलग अलग जिलों में सेवा पखवाड़ा, जिले की साफ सफाई से लेकर कई अहम मुद्दे रखे गए हैं, जिसके तहत इन 15 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरुआत कर काम किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारी अलग अलग जिलों में सौंपने की शुरुआत होगी और साथ ही साथ जिम्मेदारी के साथ ही रिपोर्ट भी आने वाले समय में तैयार कर मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक लाइव जुड़ चुके हैं। जी प्रियम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से जो सेवा पखवाड़ा की शुरुआत हो रही है अलग अलग जिलों में, उसको लेकर क्या कुछ खास कार्यक्रम होने हैं और किस तरह की तैयारी है? बिल्कुल प्रियंका, देखिए 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। ऐसे में हर बार बीजेपी कुछ ना कुछ विशेष तौर पर अभियान उनके जन्मदिन के अवसर पर चलाकर पूरे देश में मैसेज देने का जो है वो प्रयास करती है और ठीक उसी तरीके से इस बार भी बीजेपी ने तैयारी करी है। सेवा सप्ताह के रूप में जो है, सेवा पखवाड़ा के रूप में जो है इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को मनाया जाएगा बीजेपी की तरफ से, जो कि 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। और इस दौरान कई तरीके के जो जन सेवा के कार्य हैं वो बीजेपी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से किए जाएंगे, चाहे वो रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाना हो या फिर स्वच्छता अभियान को लेकर जो प्रमुखता से चलाया जाना हो, जितने भी सरकारी अस्पताल हैं या फिर जो सार्वजनिक स्थल है वहां पर विशेष तौर पर जो है ये स्वच्छता का जो अभियान है उसको चलाया जाएगा। तो इन सबके जरिए कहीं ना कहीं एक मैसेज देने का प्रयास होगा और एक कहीं ना कहीं जो बीजेपी से जुड़े हुए जो लोग हैं, बीजेपी की जो विचारधारा है उसको कहीं ना कहीं आम लोगों के साथ में जोड़ने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा सदस्यता अभियान इस समय मौजूदा वक्त में बीजेपी का चल ही रहा है। लगातार बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे जो है उनको पार्टी की सदस्यता दिला रहे हैं। तो उसके साथ साथ ये अब जो है 15 दिन का सेवा पखवाड़ा जो है वो बीजेपी शुरू करेगी, जो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से कार्यक्रम किए जाएंगे, क्या कार्यकर्ताओं के साथ ही साथ तमाम प्रभारी मंत्री जो नए बदले गए हैं उनको लेकर भी कुछ जिम्मेदारियां इस कार्यक्रम को लेकर तय की गई हैं?
देखिए प्रियंका, जो ये पूरा कार्यक्रम होगा सेवा पखवाड़ा होगा, यानी कि 17 से लेकर 2 अक्टूबर तक की, इसमें सभी लोग आपको जो है कहीं ना कहीं फील्ड पर नजर आएंगे। पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हो, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह हो, या फिर जो मंत्री हैं सरकार के, जो कार्यकर्ता हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि बीजेपी के हैं, वो सभी जो है वो सेवा पखवाड़ा में जुड़ेंगे और अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने जो कार्य क्षेत्र है वहां पर जाकर जो है वो सीधे तौर पर ये सभी जो कार्यक्रम है उनको आयोजित करवाने के साथ साथ उनको पूरी तरीके से उनका संचालन भी करेंगे। और ये साफ तौर पर हर बार तस्वीर भी देखने को मिलती है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में जो है वो शामिल होंगे। इसके अलावा जितने भी मंत्री हैं वो अपने अपने प्रभारी जो जिले हैं, उनके प्रभार वाले जो जिले हैं वहां पर जाएंगे। वहां पर जाकर जो ये पूरा अभियान है उसको शुरुआत की जाएगी और वहां पर वो अन्य अन्य तरीके के जो कार्यक्रम चलाए जाएंगे उसमें सीधे तौर पर वो जुड़ेंगे। इसके अलावा जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं, अन्य जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, वो सभी जो है कह सकते हैं कि बीजेपी का जो पूरा एक संगठन है वो इस सेवा पखवाड़े में जुड़ता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल। तो बड़े स्तर पर जिस तरह से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, 2 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा। हर बार जिस तरह से लगातार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित नजर आते हैं, उसी तरह उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार भी तैयारियां जोरों शोरों पर हो रही होंगी। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रियम। और इसके बाद बात करेंगे देहरादून की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचे हैं। ऊर्जा विभाग की योजनाओं को शिलान्यास, लाभार्थियों को कब्जा पत्र वितरण कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। महानुभाव, सभी हमारे जनता जनार्दन के लोग, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं आज इस अवसर पर आप सभी का अपनी ओर से यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आप सबका अभिनंदन करता हूँ कि आज इस शुभ दिवस पर मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आप सबके बीच आकर राज्य की विकास की दिशा में ये अनेक जो योजनाएं हैं उनकी सौगात देने का, उनका शिलान्यास का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाई बहनों, आज हम पिटकुल की 132 केवी और 220 केवी की 5 अत्याधुनिक GIS गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन उपकेंद्रों की आज आधारशिला रखने जा रहे हैं। साथ ही आज हम UPCL की 2 अत्यंत ही महत्वपूर्ण योजनाओं का भी शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें देहरादून शहर में सभी प्रमुख मार्गों की विद्युत लाइनों को भूमिगत किया जाएगा। साथ ही हम प्रदेश की करीब 16 लाख उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर की भी आज सौगात देने जा रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में 101 लाभार्थियों को उनके अपने घरों की चाबियां सौंपने का सौभाग्य भी आज ही के दिन प्राप्त हो रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद आवास विहीन ऐसे गरीब परिवारों के लिए, विशेषकर हमारी मातृशक्ति महिलाओं के लिए, उनको जो लखपति दीदी बनाने का अभियान लिया है, जो उनको चाबियां सौंपने का, उनको घरों का मालकिन बनाने का जो लक्ष्य रखा है, उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पूरे देश के अंदर इस योजना में अभी तक 4 करोड़ लोगों को लगभग मकान मिल चुके हैं और उत्तराखंड में भी ये काम हमारा बहुत तेजी से चल रहा है और अभी तक 61,855 घरों की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के अनुरोध पर हमारे राज्य के लिए भी, यहाँ के लिए भी कर दी गई है। मैं आज के दिन को यादगार बनाने के लिए पिटकुल, UPCL और आवास विभाग परिषद की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इन परियोजनाओं को साकार करने के लिए अथक परिश्रम किया है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि 5 नवंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की धरती से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। यानी कि ये दशक, आने वाले 10 साल, ये हर दृष्टि से उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंड इन 10 सालों में उन्नति और प्रगति के शिखर पर होगा। यानी कि हर क्षेत्र में उत्तराखंड देश के श्रेष्ठ राज्यों में होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस कथन को चरितार्थ करने के लिए हम निरंतरता से कार्य कर रहे हैं
और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने जो विकल्प रहित संकल्प लिया है, उसके मूल मंत्र के साथ देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में हम निरंतरता से कार्य कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है इन 4 योजनाओं के आज शुभारंभ से प्रदेश में न केवल बुनियादी सुविधाएं और संसाधनों में व्यापक सुधार होगा, बल्कि जनता के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने में कारगर सिद्ध होंगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश में शहर से लेकर सुदूरवर्ती जो हमारे पर्वतीय गांवों तक बिजली पहुंचाने का जो सपना है, उसको साकार करने की दिशा में निरंतरता से कार्य कर रही है। हर जगह विद्युत पहुंचे, अन्य सुविधाएं पहुंचे। आज पिटकुल की नई परियोजनाओं का शिलान्यास उसी दिशा में एक बहुत ही अहम कदम है और इन परियोजनाओं से राज्य में बिजली की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था में और सुधार होगा। विशेष रूप से पहाड़ी और दूर दराज के क्षेत्रों तक बिजली की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे वहां के निवासियों का जीवन स्तर और सरल और समृद्ध बनेगा। इन परियोजनाओं के लिए कुमाऊं क्षेत्र में 290 करोड़ रुपए से अधिक और गढ़वाल क्षेत्र में 224 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर इन उपकेंद्रों का निर्माण किया जा रहा है, जिसके और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। सीएम योगी का 18 सितंबर को गाजियाबाद का दौरा। सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को करेंगे संबोधित। रोजगार मेले में युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे सीएम। वहीं रोजगार मेले में कई नामी कंपनियां करेंगी शिरकत। सीएम योगी का 18 सितंबर को गाजियाबाद का दौरा। सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को करेंगे संबोधित। इसके अलावा रोजगार मेले में युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। रोजगार मेले में कई नामी कंपनियां करेंगी शिरकत। तो रोजगार मेले में युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। रोजगार मेले में कई नामी कंपनियां करेंगी शिरकत। 18 सितंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद दौरा। गाजियाबाद दौरे पर युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं गांधीनगर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंचे हैं। चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। महात्मा गांधी मंदिर में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। साथियों, बीते 100 डेज में ग्रीन एनर्जी के लिए भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। हमें ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम की शुरुआत की गई है। इस पर हम 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने जाते हैं। भारत आने वाले समय में 31,000 मेगावाट हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए भी काम कर रहा है। इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए से अधिक अप्रूव किए गए हैं। साथियों, भारत की डायवर्सिटी, भारत की स्केल, भारत की कैपेसिटी, भारत का पोटेंशियल, भारत की परफॉर्मेंस, ये सब यूनिक है। इसलिए मैं कहता हूं, इंडियन सॉल्यूशंस फॉर ग्लोबल एप्लीकेशन। इस बात को दुनिया भी भली भांति समझ रही है। आज भारतीयों को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को लगता है कि भारत
21st सेंचुरी की बेस्ट बेट है। आप देखिए, इस महीने की शुरुआत में ही तो ये आप गांधीनगर से सुन पा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।